जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस क्लास में प्लासी और बक्सर के युद्ध की चर्चा हो। प्लासी के युद्ध में एक धोखा, एक छल किया था अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने छल नहीं किया था, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में लड़कर भारतीय सेनाओं को पराजित किया था। साथियों, ऐसे कहा जाए तो जो कमी या जो बातें प्लासी के युद्ध में थी, जस्ट उसका उल्टा बक्सर के युद्ध में हुआ। बक्सर का युद्ध लगभग भारत की जो उत्तर भारत की शक्तियां थी बक्सर के युद्ध में शामिल हुई और मित्रों अंग्रेजों से पराजित हुई। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को पूरी तरह से एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में लाया। यूं कह लीजिए कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के एकमात्र ऐसी शक्ति के रूप में उभरे जिनका कोई जोड़, जिनका कोई सामना करने वाला शेष नहीं बचा था। मित्रों देखिए, जैसे ही प्लासी का युद्ध खत्म हुआ या प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, तो अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से मीर जाफर को नवाब बनाया और मीर जाफर से खूब धन ऐंठा, खूब धन वसूली की। जब मीर जाफर अंग्रेजों को पैसे देने में असमर्थ हो गया, तब अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम होशियार था और तेज था। उसने अंग्रेजों से थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास किया और अपनी शक्ति को मजबूत करने का काम किया। मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तन किया अंग्रेजों से दूर, और अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास किया, सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। ऐसे में ये बातें अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। अंग्रेज तो कठपुतली चाहते थे। फिर क्या था, अंग्रेजों ने दोबारा मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर ऑलरेडी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सका था। अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था। अब मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसके दिमाग में आया कि अंग्रेजों को कहां से पराजित किया जाए, कैसे इस बड़ी शक्ति का सामना किया जाए। तो अब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, साथियों ध्यान देंगे, मुगल वृक्ष यद्यपि धराशायी हो चुका था, लेकिन उसकी खंडहरों पे जो छोटे छोटे बादशाह थे, भाई मुगल बादशाह तो थे ही, कहीं न कहीं से उत्तर भारत में इनका सम्मान था। एक बड़े वंश वृक्ष के ये लोग, इनकी शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, तो सम्मान की दृष्टि से तो देखा ही जाता था। अब बक्सर का युद्ध, बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ अंग्रेजों की सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में खड़ी हुई और दूसरी तरफ बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इतनी बड़ी सेना और एक तरफ अंग्रेज। युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो भारतीय खेमा था ये टोटल क्या हो गया, पराजित हो गया। साथियों, अंग्रेज यहां पे खुली चुनौती, खुले युद्ध में जीते। अब तो अंग्रेजों का मान सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ गया, इनका कद बहुत ऊंचा हो गया। यद्यपि अभी हमने आपसे कहा कि प्लासी युद्ध छल द्वारा जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध छल द्वारा नहीं जीता गया था, सीधे लड़के जीता गया था। अब साथियों, यहां पे सबसे बड़ा जो दुख था वो था कि मुगल बादशाह शाह आलम भी पराजित। ये मुगलों के लिए बड़े शर्म की बात थी, शुजा-उद-दौला के लिए शर्म की बात थी। उस समय अवध हिंदुस्तान का सबसे धनी और समृद्धशाली प्रांत था। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष को पराजित करके इलाहाबाद की 2 संधियां की। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त
1765 को हुई और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 की हुई। देखो ध्यान देंगे आप साथियों, इन दोनों संधियों में कहीं न कहीं से अंग्रेज घाटे की संधि नहीं किए, घाटे का सौदा नहीं किए। हर दृष्टि से अंग्रेजों ने अपना उल्लू सीधा किया और भारतीयों को मूर्ख बनाया। यद्यपि ये थे ही मूर्ख न रहे होते तो छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते न और बाहरी शक्तियां विजय श्री न हासिल कर पाती। बात की बात है अंग्रेजों, अब ध्यान देंगे, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, पहली संधि। इस संधि में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य ये पहली संधि हुई। साथियों, बंगाल और बिहार, उड़ीसा, ये तीन स्टेट कह लीजिए, तीन प्रांत कह लीजिए, इन तीनों प्रांतों की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। लूटो, जम के लूटो, लूटने का अधिकार मिल गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। इसी की फिराक में अंग्रेज थे ऑलरेडी, इसमें कोई कहने की बात नहीं। शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद, दो जो सूबे थे छोटे छोटे, इनको शाह आलम को प्रदान कर दिया गया। किससे लेकर? शुजाउद्दौला, अवध के नवाब से। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का सूबा लेकर शाह आलम को प्रदान कर दिया गया और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में दे दिया गया। यहाँ पे अंग्रेजों ने पहली संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी इसको प्राप्त कर लिया। ये बहुत ही होशियारी से काम किया गया। दीवानी भी प्राप्त किया और व्यापार तो प्राप्त हो ही गया। मुक्त व्यापार किया, लूट व्यापार, बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स दिए, मनमाना। साथियों, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में दूसरी जो संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। अवध का राज्य वापस मिल गया। अवध के अंग्रेज चूंकि जीत चुके थे तो अवध, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अंग्रेजों ने अवध का प्रांत शुजाउद्दौला को वापस दे दिया, कहा ले जाओ। और कंपनी को 50 लाख तथा चुनार का दुर्ग प्राप्त हुआ अवध के नवाब से। कंपनी को चुनार का किला और 50 लाख रुपए कंपनी को प्राप्त हुए। हमने अभी आपसे कहा कि अंग्रेज ने घाटे का सौदा कभी नहीं किया किसी भी संधि में। अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा, साथियों बहुत बड़ा टारगेट प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। पूरे अवध में जो व्यापार के मामले में बहुत ही विकसित क्षेत्र था, उस क्षेत्र में टैक्स रहित कर मुक्त व्यापार का लाभ प्राप्त हुआ अंग्रेजों को इलाहाबाद की द्वितीय संधि से। तो कह लीजिए कि इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि, दोनों संधियों में अंग्रेजों के हाथों में लड्डू थे। अंग्रेजों के दोनों हाथों में लड्डू थे। अब लाभ ही लाभ था। तो ये बक्सर का युद्ध साथियों, ये सीधे विजय प्राप्त हुई अंग्रेजों को और इसके बाद इसका लाभ इलाहाबाद की दो संधियों में अंग्रेजों को मिला। अब अंग्रेज यहीं से, यूं कह लीजिए कि अंग्रेज यहां से एक व्यापारिक कंपनी के साथ साथ भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और दिल्ली तक कब्जा कर लिया। और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। जय हिंद साथियों।